इस नोट्स को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप सिर्फ इसे पढ़ के ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में आपको जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक्स का नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको समुदाय से रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले हमें समझना है समुदाय को। तो दोस्तों, इसे आप इस इमेज की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जीव है और यहाँ पर एक ही जाति के जीव हैं, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर बहुत सारे जातियों की जीवों की संख्या है। तो दोस्तों, इसे ही हम समुदाय कहते हैं। यानी कि दोस्तों, 2 या 2 से अधिक जातियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही जाति के जीव हैं, तो इसे हम जनसंख्या कहेंगे। और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जातियों की संख्या है, तो इसे हम समुदाय कहेंगे। तो दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इसे आप इजीली समझ सकते हैं इस इमेज की सहायता से। तो इसके बाद दोस्तों, आपको पढ़ना है समुदाय के प्रकार। यहाँ पर पहला प्रकार दिया गया है दीर्घ समुदाय और दूसरा है लघु समुदाय। उसके बाद दोस्तों, आपको पढ़ना है समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहला है समुदाय की संरचनाएं। समुदाय का आकार लघु तथा विशाल हो सकता है। विशाल समुदाय जैसे वन, रेगिस्तान आदि जो कई किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, और लघु समुदाय जैसे तालाब, दलदल आदि जो एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख ही सकते हैं, विशाल समुदाय का उदाहरण वन और लघु समुदाय का उदाहरण तालाब। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि, और जाहिर सी बात है कि दोस्तों, लघु समुदाय जहाँ जो कि ये तालाब है, इसमें जीवों की संख्या कम होगी, और वन में जो जीव हैं इसमें जीवों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि वन जो है एक विशाल क्षेत्र है और तालाब जो है एक लघु क्षेत्र है। ये तो आपको पता ही है, इसे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, इमेज की सहायता से आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विविधता। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समुदायों की जातियों में विभिन्नता या विविधता पाई जाती है, जो भौतिक वातावरण में विविधता के कारण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कम विविधता है और यहाँ पर अधिक, क्योंकि दोस्तों ये एक रेगिस्तान का है और ये एक वन का। तो रेगिस्तान में पानी कम गिरता है, ना के बराबर गिरता है, तो इसमें पेड़ पौधे या आप देख सकते हैं सूखा हुआ है। यहाँ पर हरी भरी घासें नहीं पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जीव जंतु की कमी होती है। यहाँ पर कम जीव जंतु पाए जाते हैं। और वन में ये आप देख ही सकते हैं कि सभी तरफ हरियाली है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर वर्षा भी होती है, तो यहाँ पर अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अधिक जैव विविधता है और यहाँ पर कम। यहाँ पर आप लिखा हुआ है, ये आप देख ही सकते हैं, जिन स्थानों पर वर्षा की उचित मात्रा, तापमान व अनुकूल जलवायु होती है, जो कि यहाँ पर होती है वन में और रेगिस्तान में कम होती है, वहाँ पर समुदाय के जीव जातियों में अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, वर्षा की उचित मात्रा, तापमान व अनुकूल जलवायु यहाँ पर होती है, ना कि यहाँ पर। तो इसलिए जैव विविधता यहाँ पर अधिक पाई जाएगी, ना कि यहाँ पर। तो इमेज की सहायता से इसे आप आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको देखना है प्रभाविता। प्रत्येक समुदाय में विभिन्न जीव जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें केवल कुछ जातियाँ अपनी संख्या, क्रिया व आकार द्वारा समुदाय का नियमन करती हैं। दोस्तों, इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि घास तंत्र में घास प्रभावी पादप जाति है, क्योंकि घास के बिना, यानी कि उत्पादक जो है घास है, घास के बिना प्राथमिक उपभोक्ता नहीं रहेगा, प्राथमिक उपभोक्ता के बिना द्वितीयक नहीं रहेगा, द्वितीयक के बिना तृतीयक उपभोक्ता नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि घास के बिना ये सारे जीव
अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो घास इसमें इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि घास तंत्र में घास प्रभावी पादप जाति होती है। यानी कि दोस्तों सभी जातियाँ समुदाय में समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती, जाहिर सी बात है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आपको पढ़ना है सक्रांति क्षेत्र। सक्रांति क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर दो पड़ोसी जैव समुदायों की क्षेत्रीय सीमा मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जल वाला पार्ट है और ये स्थल वाला, तो इन दोनों के जो बीच वाला पार्ट है इसे ही हम कहेंगे सक्रांति क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोनों समुदाय के जीव जंतु व पादप संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यह दो पड़ोसी जैव समुदायों का क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ना है पोषण संरचना। प्रत्येक समुदाय में पोषण स्तर के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक सम्मिलित किए जाते हैं। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके आगे आपको लिखना है, कौन सा लिखना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम पहले भी इसे देख चुके हैं। इसके आगे आपको लिखना है ये वाला, ये आप पहले से भी देख चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा वाला भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है स्थलीय आवास में समुदाय का स्तरीकरण। स्थलीय आवास के अंतर्गत निम्नलिखित आवास आते हैं। पहला है वन समुदाय, दूसरा है घास स्थल समुदाय। तो वन समुदाय में 5 स्तर पाए जाते हैं। पहला है वृक्ष स्तर, दूसरा है झाड़ी स्तर, तीसरा है शाकीय स्तर, चौथा है तलीय स्तर, पांचवा है भूमिगत स्तर। तो दोस्तों इन स्तरों में आपको ये देखना है कि कौन से स्तर में क्या क्या पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए झाड़ी स्तर में इसमें झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये आप देख ही सकते हैं। वह झाड़ियों को खाने वाले जीव इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें झाड़ियाँ पाई जाएंगी और इन झाड़ियों को जो जो जीव खाते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और एक उदाहरण देख लेते हैं हम, तलीय स्तर, ये वाला पार्ट, इसमें सड़े गले पदार्थ को खाने वाले जीव व रेंगने वाले कीट सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर सड़े गले जो पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को जो जीव खाते हैं यहाँ पर उन्हें सम्मिलित किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर कीट को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो यही आपको देखना है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, साथ ही इमेज ऐड कर दिया गया है ताकि आप इसे पढ़ के इससे रिलेट करके आसानी से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आपको पढ़ना है घास स्थल समुदाय। इसमें टोटल 3 स्तर हैं, इसमें भी वही है पहले जैसे। इसमें आपको ये देखना है कि कौन से स्तर में क्या क्या पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जलीय आवास में स्तरीकरण। जलीय आवास के अंतर्गत निम्नलिखित आवास आते हैं। पहला है मीठे जल की आवास में स्तरीकरण, दूसरा है समुद्र में स्तरीकरण। तो सबसे पहले आपको देखना है मीठे जल की आवास में स्तरीकरण। इसमें टोटल 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला है बेलांचक क्षेत्र, दूसरा है उपबेलांचक क्षेत्र, तीसरा है गहन क्षेत्र। तो दोस्तों ये आप देख ही सकते हैं, बेलांचक क्षेत्र ये वाला पार्ट है, ये वाला, और उपबेलांचक क्षेत्र ये वाला, और सबसे लास्ट जो है गहन क्षेत्र ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है इसे आप पढ़िए, इमेज की सहायता से आप इसे इजीली समझ जाएंगे। और सबसे लास्ट में जो है समुद्र में स्तरीकरण। इस आवास में 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला है नेरी टालंजी क्षेत्र, दूसरा है महासागरी क्षेत्र, तीसरा है बेथायल क्षेत्र और चौथा है वितली क्षेत्र। इसे भी आप इस इमेज की सहायता से आसानी से समझ जाएंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना था समुदाय में। और दोस्तों इसके आने वाले वीडियो में आपको जैव भू रासायनिक चक्र इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको इसके आने वाले वीडियो में मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो इसके PDF फाइल के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे ही इसका PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।